क्या भारत में 2 का अगर 10% कर दी जाए सरकारी नौकरियां, सबकी समस्या खत्म हो सकती नहीं हो सकती, लेकिन इस देश का मीडिया इसकी चर्चा नहीं करता। और आरक्षण क्या रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। एक बाप के अगर 4 बेटे हैं तो बाप की संपत्ति उसके मुताबिक आज ज्यादा हो सकती है। 15% शेड्यूल कास्ट के लोग, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और 3.5% ब्राह्मण है, 6% बढ़िया है, 5% राजपूत है, 15 और 10% धर्म परिवर्तित लोग हैं, मुस्लिम सिख ईसाई। ये रिप्रेजेंटेशन था और रिप्रेजेंटेशन देश के लिए, विकास के लिए जरूरी था। कई इसका विरोध क्यों करते? क्योंकि दिमाग में कचरा, तुम्हारे ऊपर आ गए, आज तुम्हारे बराबर आ गए, ये जहर चलाया गया। इसको निकालने के रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है? प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, संख्या के अनुपात में कोई चीज मिलती है तो हिस्सेदारी, भागीदारी। रिप्रेजेंटेशन संख्या के अनुपात से कम मिलती है तो हकमारी, और संख्या के अनुपात से अगर ज्यादा दिया जाए, आगे लाया जाए, वो आरक्षण होता है। रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन में बहुत फर्क है। अब हमें करना क्या? एचपीएससी के जो साथी हैं, ना जनरल के लगा रहे, ना एससी के, ना बीसी के, तो क्या करना चाहिए? सबको मिलकर के आंदोलन खड़ा करना चाहिए। और आंदोलन कैसा हो? उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित हो, ना कि अपने दिमाग में अगर ये मामला रहेगा जाति की मानसिकता का, तो ये मिलने वाला नहीं। और ये प्रेजेंटेशन देश के विकास के लिए जरूरी क्यों है? एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात, क्योंकि मैं जो साथी बोल रहे हैं मौके पर, मुद्दे पर बोल ही नहीं रहे। मसला क्या? अगर ये कैथल जिला या मान लेते चमार जाति के सारे लोग नौकरी में आ जाए, बाकी लोगों को हक अधिकार ना मिले, तो क्या कैथल जिले का विकास होगा? नहीं होगा। मान लेते कैथल जिले के लोग नौकरी लगे, बाकी जिलों के कोई भी ना लगे, क्या हरियाणा का विकास होगा? नहीं होगा। हरियाणा के लोग नौकरी लगे, बाकी राज्यों का कोई भी ना लगे, क्या विकास होगा देश का? ये देश के विकास के लिए रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था। ये स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उस तरीके से नहीं बढ़ाएगा, किसी मीडिया के चैनल पर इस तरीके से नहीं बताएगा। ये समस्या है, ये जो मानसिक दमन है, इस समस्या को खत्म करना है। आज कैथल में एससी-बीसी एकता की जो है मीटिंग हुई और तमाम एससी-बीसी समाज के संगठन जो है एचपीएससी हरियाणा विरोधी, रोजगार विरोधी, आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ सामाजिक संगठनों की साझा मोर्चा के गठन के सामूहिक मीटिंग है और वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश द्रविड़ जी यहाँ पर अपना संबोधन कर रहे हैं। पैसे का योगदान दे सकते हैं, बुद्धि का योगदान दे सकते हैं, वो आपको बताना आप क्या कर सकते हैं। ज्यादा बातें ना करते हुए इस पर हम करेंगे। और आज ऐतिहासिक बात है, अभी तक हरियाणा में जाट नॉन जाट की बात होती थी, आज जाट महासभा के जाट आरक्षण संघर्ष समिति के भी बलवान कोटड़ा और उनके साथी हमारे बीच में है। और उधर राजकुमार सैनी जी को गालियां देते थे या विवाद रहता था, राजकुमार सैनी भी हमारे बीच में, तो साथी पर जोरदार मुस्लिम भी, किसान भी, मजदूर भी, कर्मचारी भी, छात्र भी, नौजवान भी, बेरोजगार भी, ये बहुत बड़ी पहल हो रही है। आज की बैठक सुनिए, कोई वक्ता की बात समझ में ना आए तो शांति बनाए रखिए, और कोई बात आपको लगे कि हमारे खिलाफ है, हमारे ये ठीक नहीं है, उसका भी हम समाधान करेंगे। क्योंकि अलग अलग दिमाग के, अलग अलग सोच के लोग हम इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग जातियों के लोग इकट्ठा हुए हैं। आदत बनी हुई है हमारे हरियाणा में, बात कोई निकल जाए तो उन गलतियों को अंदाज करते हुए भविष्य का पैमाना उसी संदर्भ में साथी अपनी बात करेंगे। तो मैं अभी हमारे बीच में है नेकडो से जन सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश राम जी से निवेदन है। सबसे पहले तो मैं तमाम उन क्रांतिकारी संघर्षशील साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं जो हरियाणा के कोने कोने से चलकर आज कैथल में आए। मैं श्रेष्ठा जन कल्याण सोसाइटी हरियाणा का प्रदेश महासचिव होने के नाते कैथल पर आने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे कॉमरेड कुलसिंह जी और तमाम साथियों, एचपीएससी के छात्रों का जो संघर्ष चल रहा है वो किसी से अछूता नहीं है।
पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि विश्व भर में इसको देखा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। और हरियाणा के शासन प्रशासन ने इन छात्रों के ऊपर जो अत्याचार किए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग इन छात्रों की, HPSC के छात्रों का संघर्ष का हम समर्थन करते हैं और सभी से आश्वासन करते हैं ऐसी रणनीति बनाकर ताकि इनकी जीत हो, इनको न्याय मिले। मेरा अपना सुझाव है, जैसे हम लोग होते थे तो हम लोग हर धरना प्रदर्शन का रुख करनाल की ओर करते थे। आज हरियाणा का मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में है तो हम लोग कुरुक्षेत्र में डालें और तमाम वो क्रांतिकारी साथी, सभी संगठन, जन संगठन, दलित संगठन, छात्रों के संगठन, किसान संगठन, महिला संगठन, वो सभी संगठन अपना हर तरह का समर्थन, हर तरह का सहयोग इन साथियों को देने का वादा करें। और आज कैथल से हम लोग इसे प्रयास करेंगे कि हम लोग इन छात्रों की जीत का ऐलान यहीं से बनाकर चलेंगे। जन ने सभी संतों गुरुओं रहरों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज की HPSC छात्रों के मुद्दे को लेकर के आज इस महत्वपूर्ण महापंचायत का आयोजन किया गया और उसकी अध्यक्षता कर रहे कुमार जी और किसान मजदूर छात्र संगठन, महिला और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ समर्थन देने के लिए पहुँचे। और सबसे पहले हमारी जो महिला साथी इस आंदोलन को निरंतर अनशन के मार्फत या फिर हमारे गुमेल जैसे साथी, सुमेर जैसे साथी, जसविंदर जैसे साथी जो इस आंदोलन को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सबको शुभकामनाएं। जो आज ऐसे दौर में, जिस दौर में चिड़ियाँ भी उड़ने से पहले 100 बार सोचती है, उस दौर में दमनकारी सत्ता के सामने अपने अधिकारों की लड़ाई का बिगुल लेकर के खड़े हैं। उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि बहुत धन्यवाद है उन साथियों का। और साथियों, आज की जो लड़ाई है, आज की जो पंचायत है, आज के जो मसले हैं, मेरा जो ज़्यादातर जो काम रहता है वो काम रहता है घुमंतु जातियों को लेकर के। तो साथियों, बहुत अच्छी बात है कि आज हम जो बात कर रही है, मास्टर लागण की लड़ाई की बात चल रही है। इन लोगों की जो हम बड़े लंबे समय तक, लगभग 17 साल तक सामाजिक हिंसाओं के मामलों की जो लड़ाइयाँ रही हो या सामाजिक आंदोलनों के मामलों की लड़ाइयाँ रही हो, चाहे या आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई संबंधित लड़ाइयाँ रही हो, उनमें पार्टिसिपेट करते रहे। कुछ समय पहले हमने अपने आप को अपडेट किया और हमने कहा कि ये जो सरकार है, यह जो सरकार है सबसे ज़्यादा जो काम कर रही है वो पॉलिसियों में तब्दीलियाँ करने का काम कर रही है। और वो पॉलिसियाँ जो 1952 में लागू हुई, लेकिन वह 2014 के बाद टूट गई। अब फैमिली आईडी नाम की एक बीमारी इस सरकार ने पैदा करी। भाई HPSC की तो मामला छोड़े दो आप लोग, या तो लड़ाई अकेली HPSC की नहीं है। जगह जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 तक कम होगी कि भाई 2,49,000 कि जिस बच्चे की भी, चाहे वो जर्नल का हो, चाहे OBC का हो, चाहे SC का हो, शेड्यूल ट्राइब्स का हो, उसकी इनकम 2,49,000 से कम है तो उसका एडमिशन मात्र 1,900 रुपया में होगा। किसी भी कोर्स में ले लो। फैमिली आइडिया में इनकम है ना, अपने हिसाब से तय कर दी। अब उनमें तक से ज़्यादा 1,00,000 कोई निर्धारण नहीं उन चीज़ों का। इसी की जो गाइडलाइन है जो सदियों से बनी आ रही थी, उसको एकदम से एक रूल के साथ ख़त्म कर दिया। और भी जो एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में जो चीज़ें हैं, एक तरह से किसान मजदूर जो साथी हैं उन तमाम पॉलिसियों को एक आर्थिक योजनाएं जितनी और लेके आने लग रहे हैं कि भाई टीचिंग स्टाफ के लिए ही नहीं, सरकारी एम्प्लॉयमेंट हो या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो, उसमें अप्लाई वही कर सकेगा जो तृतीय वर्ष होगा संघ का है। भाई जो क्लास 1 और क्लास 2 पे जो बाहर के जो संघ के जुड़े हुए जो लोगों को इनाम के तौर पे हमारे प्रदेश में थोपा जा रहा है, हमारे बात ने उनका आगे PhD वाले भी पानी ले खड़े रहे हैं। इस परिस्थिति को अगर रोकना है, या तो वह एक ही बात है, या तो ये आंदोलन कुरुक्षेत्र में CM हाउस के घर के बाहर हो, और नहीं तो वह अपने बात में पढ़ाना बंद करो। क्योंकि या आप कॉलेज में जा लो, कहीं भी जा लो, वहाँ आगे इस तरीके की मैनेजमेंट उन लोगों की तैयार है, उन लोगों की षड्यंत्रकारी योजनाएं तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। के साथ जो हरियाणा सरकार खिलवाड़ कर रही है, हम उसको सहन नहीं करेंगे। हम इन नौजवानों के साथ तहे दिल से
साथ हैं। बस आप एक बार समय और स्थान घोषित कर दियो, हम उनके साथ हैं। भाई साथियों, मैं तो एक ही बात कहूँगा, इनका शुरू से दिमाग में एक ही बात नहीं है, कतले कतले करके सबने पीट लो। जब किसान पीटता है तो मजदूर खड़े देखता है, मजदूर पीटता है तो दुकानदार और कर्मचारी खड़े देखता है, जब कर्मचारी पीटता दिखता है तो हम खड़े होकर देखते हैं। जब तक आप एक नहीं हो गए, अपनी ये जाति पाति और धर्म को भुला गए, एक मंच और एक डंडा लेकर बाहर नहीं निकलोगे, ये सरकार कोई भी सरकार हो, हम सरकार का विरोध नहीं करते, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। जो जब तक इनकी नीति और नीयत नहीं बदली जाएगी, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, ये देश तरक्की भी नहीं करेगा। ये तो वही लोग आ बैठे, अंग्रेजों से ज्यादा इन्होंने देश को लूट लिया। मेरा तो यही सुझाव है, भाई अपनी जात पात और धर्म को भूल गए, एक झंडा का निचार जो और नहीं बारी बारी भाई सबने मिटेंगे, आप देखते रहोगे। 5 साल में एक बार मौका मिलता है आप लोगों को, उस चीज को कभी ना भूलो। उस टाइम आप भूल जाते हो, बढ़ जाते हो, उसका ये फायदा ठहरे हैं। वो 5 साल में एक दिन याद रखो, अगर आपने इन राजनीतिक लोगों से बचना है, अगर अपने भविष्य को बचाना है, नहीं भाई आप लोग पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम है, अपने आप को आजाद न समझो। आपने मेरी बात सुनी। प्रदेश से विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे। मैं यहाँ ओबीसी ब्रिगेड का महासचिव होने के नाते आज तक ये जो धरना वहाँ पे चल रहा था, ओबीसी ब्रिगेड ने 25 तारीख से वो यात्रा शुरू करके 1 महीने के बाद 20 तारीख को वहाँ पे प्रदर्शन किया, लेकिन वो अकेला संगठन था, बाकी संगठनों ने वहाँ पे सहयोग दिया। मैं उस दिन जो आखिरी रात थी, जो क़यामत की रात जिसको कहते हैं, 9:30 बजे तक मैं वहीं था। सुमन, रमनदीप सारे वहीं पे थे और हमारे सामने एसडीएम, एसीपी, जो हमारे थे सीएमओ वहीं बैठे थे कि बातचीत चल रही है, बातचीत पॉजिटिव होगी, अच्छे परिणाम आएंगे। हम भी आश्वस्त थे, लेकिन 11:30 बजे रात को सभी कुछ तहस नहस कर दिया गया। तो साथियों, मेरा सुझाव है कि अब तक ये जो धरना वहाँ पे चलता रहा, उसका कोई खास प्रतिनिधित्व करने वाला ओबीसी के सिवाय, ब्रिगेड के सिवाय नहीं था, और वो भी इतना सक्षम नहीं था। भले ही प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, उनको ये बात अच्छी ना लगे, क्योंकि हमारे संगठन के लोग तो वहाँ पूरे पहुँचे ही नहीं। जो अभ्यर्थी थे, जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उनके भी पूरे वहाँ पे नहीं थे। ये 10-20 लोग ही वहाँ पे बैठे हुए थे, जो बड़ा दुख होता है। और वहाँ पे कांग्रेस के ज़्यादातर लोग आए, करमवीर जी बौद्ध आए, जांगड़ा जी हमारे जो आदमपुर से एमएलए हैं वो आए, दीपेंद्र जी का ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया, और आखिरी दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आए। और हमें ये महसूस होने लगा कि कहीं ये जो प्रेरित हो जाए, वे लोग ये ना सोचे कि ये तो कांग्रेस वालों का धरना है, राजनीति का अखाड़ा ना बन जाए। तो इसलिए साथियों, मेरा ये सुझाव है कि आज पूरे प्रदेश से यहाँ बुद्धिजीवी इकट्ठे हुए हैं, शुभचिंतक इकट्ठे हुए हैं। एक साझी ऐसी कमेटी, भले वो 51 मेंबरी हो, जिसका एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, और मिलकर के या जो अभ्यर्थी जो पीड़ित हैं, केवल इनमें से ही ये संघर्ष को चलाएं, यही उसके सारे कार्यकर्ता धरता हों, और हम लोग उनके पीछे से सपोर्ट करें। और अगर कोई ऐसी नौबत आती है धरना प्रदर्शन करने की, धरना देने की, तो कम से कम वहाँ 200 आदमी दिन रात मौजूद होने चाहिए थे। अगर हमारे उस वक्त 100 आदमी भी मौजूद होते तो पुलिस की हिम्मत ना पड़ती, जो हमारे साथ वहाँ रात को व्यवहार किया गया। जिस तरह से जेसीबी के साथ में हमारे तंबू तोड़े गए, हमारे जो कूलर थे वो तोड़े गए, बेड थे वो तोड़े गए, तो ये हिम्मत उसकी ना पड़ती। तुम्हारे लिए अच्छा करेगी बीजेपी, अच्छा करेगी बीजेपी, तो जो कर रही है वो आपके सामने है। जब तक हमारा अपना संगठन एक दूसरे की जो काट करते रहते हैं,
के राजकुमार सैनी जी वो कर रहे हैं, जांगड़ा जी वो कर रहे हैं, तंवर साहब वो कर रहे हैं। हम एक दूसरे की काट करते हैं। हम अपनी काट को छोड़ करके हम जो सरकार से मांगे, उचित मांगे हैं, उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। कि आज एक ऐसी 150, 200 आदमी रोज हर डिस्ट्रिक्ट से चाहे ड्यूटी लगाई जाए, करना हो तो वहाँ वो बैठे। हमें जो है अगर शक्ति प्रदर्शन करना पड़े तो हजारों की संख्या में पूरे हरियाणा से लोग आए, तब सरकार पे जाकर के असर होगा। और इसके साथ साथ अब हमने जो पहले गलती की थी कि मुख्यमंत्री जी बैकवर्ड का आ रहा है, बैकवर्ड का आ रहा है, और हमने सबने वोट दे दिए। बैक जाते हैं, कहते मेरे से बैकवर्ड की बात मत करो, आप जो है ना वो सबकी बात करो, मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। वो जो HPSC के वर्मा हैं, आलोक वर्मा हैं, उनको इन्होंने बार बार कहा, हमने OBC को तो उड़ा दिया, OBC को तो उड़ा दिया। कैसे उड़ाया पता है आपको? हमने कोर्ट से उड़ा दिया। अब कोर्ट इनके हैं, सब कुछ इनका है। अब ये पंजाब पे धावा बोल रहे हैं, वहाँ का इंचार्ज CM को बनाया है, वहाँ डोरे डाल रहे हैं कि पंजाब में भी जो बैकवर्ड का साथ लगाने की। हमारा ये नैतिक फर्ज बनता है कि सभी संगठन और ये उसका विरोध करें कि वहाँ सत्यानाश BSP BC का, SC का, विकर सेक्शन का किया है, और यहाँ भी ये सत्यानाश करेंगे, तभी हम कामयाब होंगे। अपनी पार्टी अपने पैरों पे खुद खड़े हो, अपना संघर्ष खुद चलाना सीखो, अपने पैसे खुद इकट्ठे करो, वहाँ पे जाकर के बैठो, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। मैंने आपका समय लिया, मुझे पर आप लोगों का सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा आपका विचार है उसी तरह से आपको रौनक भी नजर है, आप मनसा रखते हो, उसी प्रकार से हम तहे दिल से आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतागण को मेरी तरफ से जय भारत, जय संविधान। एक शेर है गालिब का, ता उम्र यही कथा करता रहा गालिब, ता उम्र यानी सारी उम्र, ता उम्र यही कथा करता रहा गालिब, भूल चेहरे पर और आईना साफ करता। तो आज समस्याएं खड़ी हुई हमारे साथ। ये समस्याएं किसी की बनाई हुई नहीं, ये खुद हमारी बनाई। जब तक हमारे माँ बापों ने संघर्ष किया और संघर्ष का जो रिजल्ट मिला हमें संविधान के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर ने परोस के दे दिया। जिनको अधिकार नहीं था उनको अधिकार मिले संविधान में लिखित तौर, मगर हम उन अधिकारों को कैसे ले, किस प्रकार ले, ये लेना हम भूल गए। तो आज जो समस्या है उसको दूर करने के लिए भी हमें खुद अपने दम पर खड़ा होना होगा और सबको संगठित करना होगा। किस तरह करना है वो पूरा का पूरा रोड मैप हमें यहाँ तैयार करना होगा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज में जो भी चीज़ें प्रसारित होती है वही चीज़ें आपको राजनीति में मिलेगी। जब आपने डिमांड की मंदिरों की, मस्जिदों की, धार्मिक उन्माद फैलाया, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे, कभी किसान मजदूर के साथ लड़ता है, मजदूर किसान के साथ लड़ता है, कभी जाट पंजाब की राजनीति। तो ये सारा का सारा जो समाज में उथल-पुथल मची, उसका कारण यही रहा कि आप हमारा नौजवान सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। इसको दूर करने के लिए आपको षड्यंत्र को समझना होगा। षड्यंत्र में आप चार चीजें को समझ लेते हैं, साम दाम दंड भेद, सिर्फ 4 चीजें समझते हैं, साम दाम दंड भेद, मगर एक 2 चीजें हैं, भाग्य और भगवान है। अगर आप इस चीज को भी समझ लें तो मेरे ख्याल में आपका जो संगठन है और जो समाज को जागरूक करने का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। जैसे ही समाज जागरूक होगा, संविधान को हम समाज में बताएंगे, संविधान को बचाना नहीं, समाज में संविधान को बताना है। संविधान में हमारे क्या हक अधिकार हैं, और जो जागरूकता पैदा होगी उससे एक विचार पैदा होगा। विचार को हम मत बोलते हैं, परिवर्तित होगा तो आपके और हमारे जो संविधान का जो विचार है, जो उसकी मूल भावना है, उसको लागू करने की समाज में जब पूरी की पूरी भावना या विचार पैदा हो जाएंगे तो बहुमत में आकर हम अपनी ही सरकार बना सकेंगे। तो मेरी सभी से यही गुजारिश है कि आप जो भी संगठन तैयार करें, जो भी
आगे का रोड मैप तैयार करें। उसमें समाज को जागरूक करने का जो लक्ष्य, पहला लक्ष्य है, वो जरूर रखें, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो जब मजदूर के ऊपर बात आती है तो दूसरे लोग खुश होते हैं, जब कर्मचारी पे बात आती है तो मजदूर खुश हो जाते हैं, किसान पे बात आती है जो किसान नहीं है वो खुश होते हैं, जब फैक्ट्रियों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर बात आती है, तब भी कोई समाज में हलचल नहीं मचती। 2018 में जब पूरा का पूरा संविधान जंतर मंतर पे 9 अगस्त को चला दिया गया था, तब हमारे समाज में जो तकलीफ हुई, तो सबसे बड़ी कमी हमारी है पढ़े लिखों की है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास रोजगार है, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि भारतीय संविधान को पढ़ के और भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसको समाज में बताएं और समाज को जागरूक करें। इसी के साथ छात्रों को न्याय दिलाने का, क्योंकि सभी को पता है पिछले साल दिसंबर से उन्होंने आंदोलन शुरू किया, 18 से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की और 26 को रात को उठा दिया। उसी दिन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सभी 22 के 22 जिलों में मीटिंग करके प्रेस बयान द्वारा इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। तो साथियों, मैं सर्व कर्मचारी संघ का राज्य सह सचिव और दलित अधिकार मंच हरियाणा, दलित शोषण मुक्ति मंच राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, हरियाणा में दलित अधिकार मंच हरियाणा उसका राज्य का उप संयोजक। तो साथियों, दोनों संगठनों की तरफ से इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा अपने गठन से लेकर आज तक 1986 से लेकर आज तक विभाग को बचाने की, रोजगार को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जब से बीजेपी हरियाणा में आई है, लगातार विवादों को सिकोड़ा जा रहा है। हरियाणा में जब बीजेपी हरियाणा में आज 14 में 67,000 कच्चा कर्मचारी था विभागों में, पॉलिसी ना बनने के कारण आज एक फौज खड़ी होगी 2,25,000, 2.25 लाख कच्चे कर्मचारियों की फौज खड़ी होगी। हमारी मांग है हरियाणा में आबादी क्षेत्रफल के अनुसार नई पोस्टें सेक्शन हो, नई भर्ती हो, नौजवानों को रोजगार मिले। तो साथियों, जो ये लड़ाई है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा समर्थन करता है और ये कहते हैं आपका जो भी मंच फैसला लेगा आंदोलन का, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। और दूसरी बात मंच के नाम की, अभी आप रोजगार बचाओ, मेरा सुझाव है सरकार मंच जागरण, दूसरे जागरण का दूसरा भी मतलब होता है इन नीतियों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि पिछली सरकार ये नीति काढ़ा मानवा में लेकर आई थी प्राइवेटाइजेशन की। सर्व कर्मचारी संघ सभी आज की इस विशाल बैठक में आए भिन्न भिन्न संगठनों के पदाधिकारी साथियों, सभी का मैं हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ राज्य संयोजक होने के नाते सभी का कैथल पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सभी जो सम्मानित हमारे नेतागण, बुद्धिजीवी साथी जो बैठे हैं, जिनमें हमारे पूर्व सांसद महोदय राजकुमार सैनी जी भी हैं, सुरेश कोच जी हैं, और जिनके पीछे पीछे आप कम से कम अनुमान लगाओ हजारों की संख्या में मतलब लोग खड़े रहते हैं। एक कॉल अगर कर देते हैं तो हजारों की संख्या की भीड़ हो जाती है। तो मेरा आज, क्योंकि यहाँ भाषण देना नहीं होता, 2-3 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करना होता है, तो मैं तो एक ही बात ही है भाई, इतना संघर्ष जब कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय ऐसी क्या मजबूरी है जो संविधान के मुताबिक हमारी मांग है, जो इस सभी फ्लैक्स में लिख रखे हैं, सभी जगह मीडिया के द्वारा प्रचारित भी है, भी ऐसी मजबूरी क्या है कि उसमें, क्योंकि नॉट फाउंड सुटेबल है, 35% का क्राइटेरिया जो बना रखा है, इस प्रकार की जो मांग है वो क्यों नहीं ठीक करते? ऐसी करना चाहिए आम पब्लिक को भी कौन सी शक्ति है जिसके मुख्य और मुख्यमंत्री के पास जब थोड़ा से कोई भी 5-4 लोग चले जाते हैं
तो उस पर वो हाँ भर लेता, हाँ मैं इस पर संशोधन विषय करूंगा, आगे मैं विचार करूंगा। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा है जिसके कारण से हमारी बहन बेटियां इतनी प्रताड़ित हो रही हैं। और सभी कोई सोचा नहीं कि मेरा बच्चा नहीं है आज इसमें दौड़ में, सभी के बेटा बेटी रिश्तेदार सभी इसमें दौड़ में हैं, सभी का नंबर आना है, क्योंकि ये सभी का आंदोलन है। और मैं ये कहता हूँ एक कॉमन प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिसमें मतलब किसी को ये ना लगे कि ये तो SC-BC का ही है, ये तो फलाने का ही है। एक सामान्य जो एक सिंपल जो है संघर्ष समिति, जो भी नाम आप दोगे वो उसमें अपनाई जाए। और सभी का ये है कि देखो फॉर्मेलिटी ना करें, फॉर्मेलिटी हम करते आए हैं, इसी करके हमारे जो भी आंदोलन है वो सफल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि 5-4 पदाधिकारी जो मेन है वो चले जाते हैं, बाकी नहीं जाते, वो केवल हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं कि हाँ मैंने चला गया, मेरी हाजिरी लगी, वो है क्या। क्योंकि ये हमारी कमी है साथियों। मैं कोई ये नहीं कहता कि भाई हाँ संवैधानिक जो मांग है हमारी वो पूरी कर दो, हमको ये नहीं कि गैर जो संवैधानिक मांग हम पूरी करवा रहे हैं। जो हमारे बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं उनका जो है हक ना मारा जाए। अगर 5-6 महीने में दोबारा भर्ती आनी हो फिर भी बात सोच लें, भाई 5-5, 6-6 साल के बाद नियुक्तियां होती है, तो उसमें जो भी नियुक्तियां हैं अगर 50 है 50 भरी जाए, 100 है 100 भरी जाए, ये खाली क्यों जोड़ते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि हम बाद में इन्हें भर्ती करनी पड़े? तो मेरा मतलब सभी जितने भी चेहरे यहाँ पर देखे जाते हैं, आप देख रहे हो, हर चेहरे को देख रहे हो, मैं क्योंकि नाम नहीं लेना चाहता, बहुत चेहरे ऐसे हैं, तो हजारों की भीड़ है, भाई झुकना पड़ेगा। ये हमारा अपना वो है, ये नहीं कहते कि भाई हाँ वैसे भाषण दे दिया चले गए यहाँ पर बोलकर, अगर मैं क्यों जाऊँ, ठीक है लगन मिला ठीक है। तो और एक है हमारा सभी हम विरोध में हैं, फिर सरकारें जीतती कैसे है? इसका मतलब क्या होता है? हम इलेक्शन में हम अपने धर्म पर और जाति पे चले जाते हैं, उसके हिसाब से कैंडिडेट को वोट देते हैं। तरीका है कौन संविधान को मानने वाला है, कौन नहीं मानने वाला। हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हम बात करने नहीं आए, किसी न के होकर मेरे 3 सुझाव है। साझा मोर्चा एक कमेटी बना ली जाए 11 आदमियों की, सभी 36 बिरादरी के यहाँ सभी 36 बिरादरियों के लोग बैठे, उसमें से एक कमेटी अलग से ऐसी बनाई जाए जो सरकार के साथ समन्वय बना के चले और इन बच्चों के नौकरियों को बहाल कराया जा सके। और उस कमेटी में एक तो अध्यक्षीय नोट कर ले, एक तो एडवोकेट में जो कानूनी राय के की जाए, और रही करने की बात जहाँ भी जाना पड़ेगा वहां धरना रखेंगे, चाहे खट्टर के सामने रखना पड़े और चाहे नायब श्रेणी के सामने रखना पड़े। मुख्यमंत्री नाम का है, खड़ा हुआ है खट्टर की। हम तो विरोधी हैं, लेकिन केगा होता है क्योंकि HPSC का चेयरमैन खट्टर का पिट्ठू है। मैं बैकवर्ड के बच्चों का भविष्य था। अब इन्होंने डोंगरी साहिब को ओपन कर दिया, रेजिडेंट ग्रुप पहला स्टेट हरियाणा ऐसा है जिसमें डोंगरी साहिब ओपन है, फर्स्ट और सेकंड की नौकरी। हमारे पोस्ट भी आई, प्रोफेसर की 41 पोस्ट बाहर की और 20 पोस्ट हमारे हरियाणा की। तो SC-BC के जो समाज की धर्मशालाएं हैं, उन धर्मशालाओं के जो पदाधिकारी और प्रधान हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये बच्चे हमारे हैं, इनका सहयोग करो, इस बात से ना डरो कि ये सरकार धर्मशाला में पैसे नहीं देगी इसलिए हम आगे नहीं आएंगे। जिस दिन इन बच्चों को रात को उठाया था, मैं वहीं मौके पर पहुंचे थे। सुबह हमने देखा था इन हमारी बेटियों को बालों से घसीट के रात को उठाया गया। बड़े सरल की बात। बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी में साथियों में जय साहब छोटा फ्रॉम हरियाणा यहाँ पर आए सभी बुद्धिजीवी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन समय की गरिमा को देखते हुए मुद्दे पर बात रखूंगी और अपने सुझाव देना चाहूंगी। सबसे पहली बात
ये कोई पहला कि स्टूडेंट्स को धरना क्यों रखना पड़ रहा है, हंगर स्ट्राइक तक करनी पड़ रही है महिलाओं को, वो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? एक बात कहूंगी, एक ही शब्द में सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। 70 बस्तियां और 75 नेता, मतलब अगर आप यहाँ पर भी भीड़ देखेंगे तो ये कोई शेड्यूल कास्ट, DSC या OBC वर्ग का मुद्दा नहीं है, ये हरियाणा के लोगों का मुद्दा है, हरियाणा के स्टूडेंट्स का मुद्दा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर भीड़ देखेंगे तो कितने लोग हैं? सबसे मुख्य बात है जिसको सभी नजरअंदाज कर रहे हैं, यूनिटी की। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हम अपने हकाधिकार इस निकम्मे सरकार से नहीं ले सकते। हमारे महापुरुषों ने, चाहे मैं ज्योतिबा फूले की बात करूं या डॉक्टर अंबेडकर की बात करूं, उन्होंने शिक्षा की बात की। अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर की बात करूं, उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बन गए, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं है, इसलिए संघर्ष हम टुकड़ों में कर रहे हैं। इसलिए हमें परिणाम नहीं मिल पा रहा है। जिस प्रकार से हमने पंचकुला में धरना दिया था, उसी प्रकार से मेरा सुझाव रहेगा हरियाणा के सभी जिलों में हमें धरना करना चाहिए, क्योंकि पंचकुला अन्य जगहों से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है और अन्य जो एक्टिविस्ट जो लोग हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए हमें जो धरना है वो हरियाणा के अन्य जिलों में भी सुचारू रखना चाहिए, ये मेरा एक सुझाव रहेगा। हमें महिलाओं की टीम को बढ़ाना होगा, जिसके लिए धरना शुरू करने से पहले जमीनी स्तर पर गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के हमें कैंपेनिंग स्टार्ट करनी होगी। कुलदीप बेदी सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि संविधान बचाना नहीं है, संविधान समझाना है। जब तक हमें HPSC एस्पिरेंट्स के कि उन्होंने धरना क्यों धरा अन्य लोगों को नहीं पता होगा, तो धरने में आपके साथ कौन लोग जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे? हरियाणा में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जाके देख लीजिए, शहरी क्षेत्र में जाकर के देख लीजिए, आज भी आपका पंचकुला सेक्टर 5 में धरना रखा जा रहा है। इसका सभी लोगों को पता नहीं है। इसकी जानकारी तब मिलेगी जब हम गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के HPSC की इस मुहिम को अपने लोगों तक साझा करने का काम करेंगे। ये जो HPSC का जो धरना है या जो इस मुहिम है, ये कोई नौकरी के महापुरुषों के स्वाभिमान की बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया और आज हम शिक्षित होकर दर-दर घूम रहे हैं। हमारी महिलाओं को बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है, मतलब हम उनके स्वाभिमान तक को नहीं बचा पाए। ये हमें शर्म आनी चाहिए। ये सिर्फ नौकरी की नहीं, बल्कि हमारे महापुरुषों के स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में हम नहीं जीते तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगी कि जब तक इस निकम्मी सरकार को ये स्टूडेंट, ये एस्पिरेंट आईना नहीं दिखाएंगे, तब तक आज 2026 है, ये 3036 भी आ जाएगा और यही सरकार रहेगी तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये हमारी आपकी HPSC की नहीं, हमारे महापुरुषों के स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। शुक्रिया। ना तो दूसरे दिन जरूर जाता था। ये जो घटना हुई है पंचकुला में, ये दूसरी घटना हुई है। पहली घटना हुई थी जो द्रौपदी के साथ हुई थी, उसके बाल पकड़े गए थे और दूसरे दिन हमने कहा था SP का ट्रांसफर हो या SP के खिलाफ एक्शन हो, DC का ट्रांसफर हो। उनकी देखी, हम तो कहते हैं वो चार्जशीट हो, इन्होंने SP का ट्रांसफर तो कर दिया, हमें लगा ना परसों उन्होंने ट्रांसफर किया और वो एक मीठी गोली है, हमें उसके खिलाफ चार्जशीट भी चाहिए। हालात हमने देखे इन लड़कियों के जो सुबह इनके हालात थे। और ये क्यों होता है? ये किसी और समाज की होती या कहीं और होती तो बसें चल रही होती, ट्रेनें रुक रही होती। जो बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में वो हो रहा था, लेकिन उनको पता है शरीफ समाज लाई होगी। मुर्दा कौमें, जिंदा कौमों की जागीर होती है। आपको जिंदा कौन बनना है? आप अपनी बच्चों की इज्जत नहीं बिठा पाते। और हाँ, बड़े बड़े लोग आते हैं, कोई MP है, कोई ex-MP है, कोई ex-CM है, ये लाइन को लेकर नहीं जाकर पसंद देते। इनको कोई सपोर्ट दी तो हमने दी तो हमारे साथ ही नहीं, जितनी भी फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिली। आज भी बहुत वो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। पैसे की कोई बात नहीं कर रहा, बगैर पैसे का कोई समझ नहीं जाता। मैं कहता हूँ इन बेचारियों को पैसे की जरूरत है, घर। आपको ये बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप अभी भी नहीं समझे अपनी बेटियों के बाल खींचे गए और अभी भी आपका खून
खून नहीं घोलता तो पानी है खून आपका। इस जो दूसरी है संसद की हाईजैक कर लिया गया, उनको पता है कि हर चीज बिका हुआ है, पूंजीवाद इतना हावी हो चुका है, उनको पता है सारे बिका हुए हैं, किसी को भी खरीद लेंगे। उनका मैनेजमेंट है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं, पढ़ा लिखा आदमी कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। एक और बात आज मैं कह रहा हूं आपको, ये जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट आ रही है चीन में, इस पे अपना ज्ञापन बनाओ कि ये जो 27% की जल्दी से जल्दी ऑर्डर कराए, क्योंकि वो पास हो चुका ऑलरेडी, और जो भी बातें इनकी हैं वो भी ज्ञापन में डालो। मैं ये कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, अपने पड़ोस में आ रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, और इतने झंडे लगा दो रिश्ते में, इतने बैनर लगा दो, उसको पता है कौन है, इनकी क्या आवाज है, फिर सुनो। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डमी चल रहे हैं लोग सारे, किसी से बहुत उम्मीद ना रखो। आप इस चीन रैली का फायदा उठाओ तो प्राइम मिनिस्टर की, उसमें इतनी शोर मचा दो ताकि वो बहरे भी सुने। आज चारों अंग जो है हाईजैक किए हुए हैं, पता है पहले राजा होते थे, क्यों राजा किसी को भी हाथी के नीचे से कुचलवा देता था, क्यों राजा किसी को भी गर्म तेल में कर देता था, क्योंकि वो अकेला ही कानून बनाता था, इम्प्लीमेंट भी वो करता था, न्याय भी वो करता था। आज वही हालत हो गई है, इनकी जो मर्जी है वो करते हैं ये लोग, क्योंकि चारों चौथा जो प्रेस है वो इनके तलवे चौंक रहा है, वो बिल्कुल डिमोरलाइज कर दिया इन्होंने, वो बोलता ही नहीं है, वो पैसे दे के किसी को खरीदते हैं। आज पंजाब में जो 7 MP इन्होंने ले आए, आपको लगता है वो अपने आप आए हैं? वो इनको कॉन्फिडेंस है, ये किसी को भी डंडा देके पैसा देके अपनी तरफ ले आए, जैसे मर्जी जीत जाओ आप, लेकिन वो इन्हीं का आदमी है, क्योंकि पूंजीवाद इतनी बड़ी बिखर, इतना बड़ा रूप ले चुका है हिंदुस्तान में। और ये तब होगा, आज ऐसी बात कर रहा हूं जो किसी ने नहीं कही, आपस में रिश्तेदारी शुरू करो, जितने बैठे हुए ये जात पात खत्म करो, रिश्तेदारियों में बच्चों के रिश्ते आपस में करो, तब आप बना पाओगे दूसरा प्रोजेक्ट। वरना ये कोई नहीं है, मीटिंग होती रहेंगी, ऐसी बहुत मीटिंग होगी। धन्यवाद। कैथल की से पवित्र स्थली पर पहुंचने का आयोजकों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। कम शब्दों में अपनी बात रखें, ये प्रोग्राम तो इस गंदी सरकार के खिलाफ में जो अपने कार्यक्रम शुरू किया है, कम से कम 3 दिन का हमारा प्रोग्राम होना चाहिए था, जब जाकर के हम अपनी सारी बातें रख सकते थे। लेकिन मैं कम शब्दों में अपनी बात, तो आज देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारी वैकेंसी जो नौकरी की निकाली गई है, उनमें भारी लोगों को भरा गया है। हरियाणा की तरफ से पूरी दुनिया में, पूरे देश में मेडल लाने की बात आती है, तो मैं हरियाणा को हक मानना चाहता है एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन में। और साथियों, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 10 पोस्ट में से हरियाणा का मात्र 1 कैंडिडेट उसमें नियुक्त किया गया है, ये बड़ी शर्म की बात है साथियों। और जो आपकी मांग है, ये सरकार इस तरह से छोटे बातों से मानने वाले नहीं है। और ये हरियाणा का मुख्यमंत्री, मेरे से पूर्व वक्ता ने अभी भी कहा कि जो कोई भी 5-7 व्यक्ति जाते हैं तो उनकी बात को हाँ में हाँ मिला करके मान लेता है, और जब करने की बात आती है तो इसकी पीछे से कहीं और ही ताकत बैठी हुई है, जो उनके शब्दों को भी वो अपने मुंह से कहे शब्दों को मुख्यमंत्री इनकार कर देते हैं। तो साथियों, इससे कोई घटिया बात नहीं हो सकती कि हमारी बहनों को पहले दिल्ली के अंदर जो खिलाड़ी थे उनको बालों से पकड़ करके नोचा गया, और आज हमारी बहनों को जो वहाँ लंबे 10 दिन के जो हमारे भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी हमारी बहनें थी, हमारे साथी थे, उनको वहाँ से घसीट करके उखाड़ा गया, पहले का काम करते हैं। और मैं इस मंच के साथ जो लंबा नहीं बोलूँगा, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 56 इंची सीना पूरी दुनिया के अंदर विश्व गुरु की होने की बात कहते हैं, तो आज अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 किलोमीटर हमारे चाहिए, लेकिन अगर हर जिले में संभव नहीं है तो मैं कहना चाहूँगा कि जो CM सिटी है उसमें आप सब साथी मजबूती के साथ अपना आंदोलन को जारी रखें, घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। हमारे चैनत गांव में भी धरने को लगातार सरकार के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया गया, बुजुर्गों का अनशन तोड़वाने का प्रयास किया गया, लेकिन जिंदा लोग फिर दोबारा से उसी लाइन में लगे हुए हैं। आप लोगों से भी मैं उम्मीद करूंगा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, समाज का हर वर्ग आपके साथ है, आप अपना सुझाव कमेटी जो निर्णय। सबसे पहले हम अपने रहबरों को नमन करते हैं, आदमी बैठे हैं, सम्मानित सभा को नमन करते हैं।
मैं इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। जितने ये लड़के आज ये अरेंज कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने इनको जा करके उधर कहा था कि जब तक आप इसको पब्लिक का मुद्दा नहीं बनाओगे आपकी रिजर्वेशन लागू नहीं है। तो इन्होंने पहले यूनिवर्सिटियों में गए, मैंने फिर कहा भाई नहीं, यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट साथी नहीं खड़े होंगे क्योंकि उनकी बैकग्राउंड नहीं है, हमारी सोच नहीं है। साथियों, आपको पता है लड़ाई क्या है? इसमें व्यवस्था की लड़ाई है, मनुवाद और संविधानवाद की लड़ाई है। अगर संविधान लागू हो जाता है तो आपकी क्या लड़ाई रहेगी? संविधान को दरकिनार करके व्यवस्था पर मनुवाद का एक तरह से कब्जा हो चुका है और इसके लिए बड़ी लड़ाई की जरूरत है। और ये लड़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए, कंटिन्यू। हमने पूर्ण कुमार वाली लड़ाई आपने देखा होगा कि मैं उसमें लीड कर रहा था और सैनी साहब से मेरी आमने सामने बात भी हुई है। जो बात वो कहता ना, मेरे तो चपटा से नहीं मानता है। और मेरे को ये कहने लगा कि आप बताइए कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा कि ये आपके मिनिस्टर बैठे हैं, आपके इतने बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं और डीजीपी बैठे हैं। मैंने कहा मैं बताऊँ क्या कर सकते हो? मैंने कहा इमीडिएटली जिनका नाम है FIR में उनको अरेस्ट कर सकते हो। कहता है FIR ही चंडीगढ़ में है। मैंने कहा 0 FIR का आपकी सरकार ने कॉन्सेप्ट निकाला, पंचकुला में FIR करिए और पंचकुला में आपका DGP बैठा है, वहाँ अरेस्ट कर लीजिए इसको। तो उसके बाद